वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाय, मैं हूं सार्थक सिंह और इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं कोर्स कवर कर रहा हूं क्लास 12th का। होपफुली आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसका टाइटल था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। जिसने नहीं देखी है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से वीडियो चेक कर सकता है। उस वीडियो में मैंने बताया कि फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, फिजिक्स के पूरे सिलेबस की माइंड मैपिंग दी थी और साथ ही साथ मैंने अपना भी इंट्रोडक्शन दिया था। सो उस लेक्चर में मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो वहाँ मैंने बताया था कि फिजिक्स को टोटल कितने यूनिट्स में डिवाइड किया था। मैंने टोटल फिजिक्स को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया था और 3 यूनिट्स थे क्लास 11th की और 3 यूनिट्स थे क्लास 12th की। क्लास 11th में थे मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और वेव, और फिर क्लास 12th में था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव ऑप्टिक्स और तीसरा था मॉडर्न फिजिक्स। और ये 3 यूनिट ही पूरे क्लास 12th में हमें डील करने होते हैं। वीडियो में मैंने थोड़ा वेटेज वगैरह के बारे में बता रखा है, टफनेस के बारे में बता रखा है। सो पहली यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैंने बता रखा है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग और एक बड़ी यूनिट है क्लास 12th के अंदर, और दूसरी यूनिट है ऑप्टिक्स। बट अभी करंट मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूंगा, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें थोड़ा पिछला कुछ यूज करना पड़ सकता है, जबकि ऑप्टिक्स अपना बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। अगर आपका पिछला क्लास 11th का या उससे पीछे का भी कुछ रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आपका पिछला कुछ भी हो रिकॉर्ड्स, आप यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया। और एक छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, और ये कवर होगा फिर हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को टच करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, पहले मैं वो बता दूं। सबसे पहली बात, व्हाट इज ऑप्टिक्स। सोचो आप, व्हाट इज ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स के बारे में बस इतनी सी बात बोलनी है। ऑप्टिक्स इज स्टडी किसकी? ऑफ लाइट। लाइट के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लाइट के प्रॉपर्टीज, लाइट के बिहेवियर, अलग अलग केस हम लोग को लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर फिर आज क्या पढ़ाऊंगा मैं, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाइट के बारे में, व्हाट इज लाइट। लाइट के दो बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। फिर इसके बाद लाइट के रिफ्लेक्शन के साथ हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में, अलग अलग मिरर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके केसेस। फिर हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में रिफ्रैक्शन में। ठीक है, ओवरऑल पूरे यूनिट में 4, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और लेंस, 4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमें पढ़ना होगा प्रिज्म, फिर हमें पढ़ना होगा एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इसके अलावा हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेलीस्कोप, ये सब भी हमें इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब भी हमें सेम टॉपिक के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब टॉपिक हम लोग इस पूरी मैपिंग है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे लाइट के बारे में, व्हाट इज लाइट। देखो, इस टॉपिक को ना हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होते हैं, क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा होता है। अभी मैं चीजें आपको रिकॉल कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बहुत सारी चीजें हमने पहले देख रखी हैं। क्लास 10th में इसका बेसिक वर्जन हमने पढ़ रखा होता है और 12th में उसमें थोड़ा एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं मेरा पैटर्न क्या होगा पढ़ाने का। तो हमें क्लास 12, आप लोग क्लास 12th में हो तो क्लास 12th में पहली प्रायोरिटी होगी आपकी बोर्ड एग्जाम, और फिर दूसरा कंपटीशन जैसे कि IIT और नीट। सो मैं इसी प्रायोरिटी को फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं आपका बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और उसके साथ साथ हर एक टॉपिक में हम लोग कंपटीशन को भी टच करते रहेंगे, IIT और नीट के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी होगी हमारी बोर्ड एग्जाम। तो जो भी बोर्ड के लिए रिलेवेंट चीजें होंगी मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। बोर्ड में किस चीज का वेटेज है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या चीजें रिपीट होती हैं, वो चीजें मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के साथ बताता रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट इज लाइट। हाँ, ये हमने पढ़ लिया कि ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, जहां पे लाइट की बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी और बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर बात होती है कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, ये भी हमने पढ़ा है। तो लाइट के बारे में थोड़ा हम लोग फ्रेम करते हैं कि लाइट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन।
सोचो, अगर मैं आप लोग वीडियो के थ्रू मुझे देख रहे हो, यहाँ पे कमरे में लाइट जल रही है, अगर ये लाइट बंद हो जाएगी तो आप लोग शायद मुझे नहीं देख पाओगे, या अगर अंधेरा हो जाएगा तो आप लोग मुझे नहीं देख पाओगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को, हमारे आसपास की किसी भी चीज को हम लोग तभी देख पाते हैं जब लाइट होता है। अंधेरा होगा तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो लाइट की एक खास बात है, लाइट हमें एक सेंस देगा किसी भी चीज को देखने के लिए, ठीक है। लाइट गिव्स अस सेंसेशन फॉर विजिबिलिटी, किसी भी चीज को देखने के लिए। दिन होता है, सूरज की रोशनी होती है तो हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। रात में ये चीजें नहीं दिखाई देती क्योंकि लाइट वहां पे नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लाइट एनर्जी होती है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि सन से भी हमें एक एनर्जी के फॉर्म में लाइट मिलती है। उसके अलावा बल्ब जलता है, टॉर्च जलता है, तो बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो लाइट के एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट। दूसरी बात। तीसरी बात, जो सन से लाइट हमें मिलती है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन से जो लाइट मिलता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये टर्म शायद आप लोग के लिए थोड़ा नया होगा, बट कोई डरने की बात नहीं। ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पूरा चैप्टर है जो क्लास 12th में ही हम लोग को पढ़ना होता है। अभी सिर्फ इतना जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मतलब लाइट जो होता है, लाइट जिस चीज से बना होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए इसको बोला गया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टोटल कंक्लूड करें, व्हाट इज लाइट? 3 पॉइंट्स है मेरे पास। पहली बात, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां तक ठीक। तीसरी बात, लाइट गिव्स अस सेंसेशन फॉर विजिबिलिटी, और यहां से लाइट की एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली लाइट के बारे में समझ में आया। अब लाइट की थोड़ी कहानी की बात करें ना, तो लाइट एक बहुत पुरानी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है और बहुत सारे साइंटिस्ट लोग लाइट के बारे में लड़ते रहते हैं, और एज सच अभी तक लाइट के बारे में कुछ रिजल्ट क्लियर नहीं हुए हैं। लाइट के बारे में 2 बातें बोली जाती हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है। इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि लाइट का नेचर होता है वेव, और दूसरे लोग बोलते हैं लाइट का नेचर होता है पार्टिकल। और ये न्यूटन के समय से और अभी आइंस्टीन के समय तक ये पूरी लड़ाई चलती आ रही है, और अभी तक इसका कंक्लूजन नहीं निकला। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि लाइट के पास दोनों नेचर होगा, वेव और पार्टिकल। थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि वेव और पार्टिकल से हमने फील कैसे करना है कि वेव क्या है, पार्टिकल क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो ये मेरे हाथ में टॉर्च है, मार्कर नहीं, एक टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बटन प्रेस करूंगा और ये टॉर्च जल जाएगा, ठीक। अभी टॉर्च है, अभी मैंने इसको बटन प्रेस नहीं किया, ठीक, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैंने बटन प्रेस किया, अब देखो यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है, विजुअलाइज करना सबको, यहाँ से लाइट निकल रही है। तो अभी ऐसा क्या हुआ, जो मैंने बटन प्रेस किया और यहाँ से कुछ निकलने लगा, तो इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने बटन दबाया तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकलने लगे, ठीक है, और एक स्पेसिफिक रास्ता है, इसी रास्ते पे वो पार्टिकल्स चल रहे हैं, इसके अलावा वो पार्टिकल्स नहीं है। तो ये एक फील देता है कि पार्टिकल, मतलब लाइट जब आती है तो लाइट अपने साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल्स ही आसपास की चीजों को विजिबिलिटी देते हैं, जिसके कारण हम लोग आसपास की चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर। दूसरा, ये भी इसको समझा जा सकता है कि ये जो यहां से लाइट्स निकल रही है, तो लाइट निकले इन फॉर्म ऑफ वेव। वेव यानी ऐसे ऐसे मूव करती है। वेव यानी क्लास 11th में जो हमने थोड़ा सा देखा है, वेव का नेचर होता है कि वो उसका पाथ जो होता है वेव मोशन में ऐसा ऐसे मूव करता है। तो ऐसा बोला जाता है कि पार्टिकल जो है, सॉरी, लाइट जो निकल रही है वो इन फॉर्म ऑफ वेव है, ठीक। तो वेव और पार्टिकल 2 बातें, बहुत पुरानी बात चलती आ रही है इस पे। सबसे पहले न्यूटन ने इस पे अपनी थ्योरी दी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उन्होंने बोला था कि लाइट जो होता है पार्टिकल होता है, ठीक है। फिर बाद में हाइगन आए और फिर मैक्सवेल आए, इन्होंने बोला कि नहीं, लाइट वेव नेचर होता है। फिर बाद में आइंस्टीन ने भी अपनी थ्योरी दी। तो एज सच पूरा कंक्लूड आया कि कुछ लोग बोले कि वेव, कुछ लोग बोले पार्टिकल। तो अभी तक का जो हमें कंक्लूड किया गया, जो हमें समझना है, फाइनल कंक्लूजन वो ये है कि लाइट के पास दोनों नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। इतनी बात लाइट के बारे में सफिशिएंट है। लाइट के बारे में मैंने क्या बताया कि लाइट के पास 2 नेचर है, एक पार्टिकल और दूसरा वेव। तो ऑप्टिक्स में हमें लाइट के बारे में पढ़ना है, और लाइट के 2 प्रॉपर्टी है, पार्टिकल और वेव। तो पार्टिकल वाला नेचर हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
एक ही बात है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। फिर दूसरा आता है वेव नेचर, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? दो चैप्टर्स हैं ऑप्टिक्स के अंदर, मैंने बताया था कि दो चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स, और उनका कैटेगराइजेशन इसी बेसिस पे होता है, लाइट के नेचर के बेसिस पे होता है। होपफुली लाइट के बारे में इतनी बात समझ में आई। अब मैंने बताया था कि लाइट की दो स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, वो है पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है रिफ्लेक्शन, इसको समझेंगे और फिर रिफ्लेक्शन के अलग अलग केसेस देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में। रिफ्लेक्शन होता क्या है, लाइट आई, कहीं से टकराई, टकरा के वापस चली गई, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। रिफ्लेक्शन देखो होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन, सपोज मैंने यहां से टॉर्च जलाया, ठीक है, ये टॉर्च जलाया, टॉर्च की लाइट यहां गई और यहां पे टकराने के बाद वापस दूसरी तरफ चली गई, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। टॉर्च जलाया, लाइट आई और टकरा के फिर दूसरी जगह चली गई। सो इसको डेफिनेशन में अगर थोड़ा टर्म इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको बोलेंगे लाइट को बाउंस करना, बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस विल नोन एज रिफ्लेक्शन। प्रॉपर थोड़ा बोले इसको तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इन सेम मीडियम, मतलब इस मीडियम में एयर में यहां पे टकराएगा, टकरा के सेम मीडियम में आएगा, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये बात थोड़ी समझ में आई, थोड़ा डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसको, रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है। तो मान लो ये हमारी सरफेस है, जो बोर्ड का मैंने एग्जांपल लिया, ये सरफेस है, यहां से एक टॉर्च जला मैंने और ये लाइट आई, ठीक है, और इस लाइट को बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है, ठीक है, और यहां से टकराने के बाद वापस चली गई, तो जो वापस चली गई इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक। इसके बारे में कुछ और बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग को एक एक बातें ध्यान से सुननी है और आप लोग को वो बातें नोट भी करते चलना जो भी मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें, रिफ्लेक्शन होता क्या ये समझा हमने। अब रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है इस सरफेस पे भी, रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस है ये कैसी है। रिफ्लेक्शन बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलर और दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर। इरेगुलर का नाम एक और भी है, डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं इसे। होता क्या है, ये डिपेंड करता है रेगुलर इरेगुलर सरफेस पे। अगर बिल्कुल स्मूथ प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो लाइट आएगी, लाइट चल जाएगी, और भी लाइट आएंगी, जितनी भी लाइट आएंगी सब लाइट बिल्कुल डायरेक्शन में जाएंगी, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगा अपने पाथ को चूज करने में। लेकिन अगर इरेगुलर सरफेस हो, मतलब थोड़ा रफ सरफेस ऐसा हो, प्लेन ना हो, तो होगा क्या, यहाँ पे ये लाइट आई, यहाँ पे टकरा के यहाँ चली गई, दूसरी लाइट आई, यहाँ पे टकरा के यहाँ चली गई, तीसरी लाइट आई, अलग अलग एंगल पे ये लोग मूव करेंगे, ठीक है, मतलब एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस अलग अलग है, एक स्मूथ है तो रेगुलर हो रहा है, और एक स्मूथ नहीं है, रफ है तो इरेगुलर हो रहा है, ठीक है। तो ये दो टाइप होता है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दो टाइप के, ठीक। इसके बाद हमें समझना है रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में। दो लॉ दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के बारे में और वो लॉ को हम लोग को समझना है। लॉ, ठीक है, पहला लॉ देखें, यहां पे कुछ सिंबल्स हैं, हम लोग को उसका मतलब समझना पड़ेगा। इसका नाम मैंने दिया इंसिडेंट रे, इसका नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी सरफेस जिस पे स्ट्राइक कर रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे जो लाइन होती है 90 डिग्री पे, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल, ठीक है, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के, ये समझ में आता है। नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे बनाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख दो इसको मैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरी तरफ ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ के बारे में बात करें तो लॉ पहला ये बोलता है कि जितना एंगल ऑफ
इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बात हमेशा होगी, ये बात कहीं भी गलत नहीं हो सकती, चाहे सरफेस रेगुलर हो इरेगुलर हो, रिफ्लेक्शन रेगुलर हो इरेगुलर हो, सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। ये लॉ हमेशा फॉलो होगा किसी भी एक रे के लिए। रे का मतलब देखो क्या होगा, रे हम लोग इमेजिन करते हैं कोई लाइन, जैसे टॉर्च से कोई लाइट निकल रही है ना, तो हम लोग जिस लाइन में वो लाइट जा रही है उस लाइन को एक अगर किसी एक पार्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो उसके पास को बोला जाता है रे, ठीक है। और इसमें जब बंडल ऑफ लाइट जैसे ढेर सारे रे आ जाते हैं उसे हम लोग बीम बोलते हैं, ठीक। ये हुई बात लाइट के बारे में। पहली बात आई विल बी इक्वल्स टू आर एंगल, और हमेशा होगा चाहे सरफेस रेगुलर हो इरेगुलर हो, और इवन जैसा ये प्लेन मिरर हो तो भी होगा, अगर कोई ऐसा कर्व मिरर आ जाए स्फेरिकल मिरर आ जाए यहां भी ये लॉ होल्ड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स भी अगर आगे बात करेंगे हम लोग, किसी टाइप का मिरर हो, ठीक है, रेगुलर इरेगुलर कैसा भी मिरर हो, ये लॉ हमेशा होल्ड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे रेज की बात करें तो हमारे पास है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो होंगे हमेशा लाई करेंगे सेम प्लेन में, लाइज इन सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या कि अगर इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में ही होगी, और नॉर्मल भी हमेशा बोर्ड के प्लेन में ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाहर से लाइट आएगी, ठीक है, जैसे बाहर से जिस एंगल पे लाइट आएगी तो इनका प्लेन हमेशा, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल का प्लेन हमेशा एक ही होगा। यहां से लाइट आएगी तो इसी प्लेन में रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड के प्लेन से बाहर आ गई या बोर्ड के प्लेन से अंदर चली गई, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दूसरी बात समझ में आती है, और ये दो बात बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर का या 1 नंबर का सवाल बन जाता है इस पे कि राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखनी है हम लोग को कि कैसा भी सरफेस हो हमेशा ये लॉ फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये पहली बात हमेशा हर जगह फॉलो होगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है आगे भी। लाइट जो होती है तो लाइट का वेव नेचर भी होता है, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा, स्पीड होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि लाइट, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, लाइट रिफ्लेक्शन के बाद भी उसका फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, no change in frequency, wavelength and speed of light after reflection। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बस आपको समझ लेना है, शायद ये बोर्ड में आया नहीं, बट मैंने क्या लिखा मैं बोल देता हूं, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। जस्ट अ मिनट, आई लेट मी मेक इट स्ट्रेट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई इस रिफ्लेक्शन के बारे में। अब रिफ्लेक्शन की कहानी हम लोग को पूरी समझ में आएगी जब हम लोग समझ पाएंगे मिरर के बारे में, ठीक। तो अगला टॉपिक हमें समझना है मिरर के बारे में। मिरर होता क्या है वैसे? मिरर क्या होता है? हमारे घरों में भी होता है, और प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब कई वर्ड सुन चुके हम लोग, ठीक है ना। मिरर एक्चुअल में होता क्या है, ग्लास सरफेस होती है और उसकी एक साइड पे हम लोग सिल्वरिंग कर देते हैं या पेंट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उस पर लाइट आती है तो उस पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सामने अगर रखा होता है तो उसकी पीछे इमेज बनती है, और ये काम होता है मिरर का, ठीक है। मिरर में पहला सवाल मेरा आपसे, मिरर कितने टाइप का होता है? आप सोचो और चेक करो क्या आपने सही सोचा है कि नहीं। मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, मिरर कितने टाइप का होता है। सही आंसर है, थोड़ा याद करें, रिकॉल करें तो मिरर कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, शायद 3 टाइप का, ठीक है। तो जो लोग भी 3 टाइप सोच रहे हैं अभी गलत है। मिरर 2 टाइप का ही होता है। मिरर 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लेन
और दूसरा होता है स्फेरिकल। ठीक है, अब स्फेरिकल में होता है हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए ये सवाल मिरर के टाइप, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझ के रखनी है कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में। प्लेन कहने का मतलब कोई भी मिरर होगा लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, एक पीछे की साइड पॉलिश्ड होगी तो होगा प्लेन मिरर। दूसरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इतना सा अंतर होता है, ये स्फेयर से काट के बनाए जाते हैं। अगर बाहर की सरफेस पे पॉलिश किया जाए या पेंट किया जाए तो कॉनकेव बनेगा, और अंदर की सरफेस पे ऐसा कर दिया जाए, पेंट या पॉलिश कर दिया जाए तो कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, इसका नाम स्फेरिकल क्यों पड़ा ये भी देख लेते हैं। ये किसी स्फेयर से काट के बनते हैं। ठीक है, किसी स्फेयर से काट के इनकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, इस वजह से इसका नाम होता है स्फेरिकल मिरर। होपफुली यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं और सबको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं और अगला हमें समझना है, पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं वो समझेंगे हम लोग, फिर हम लोग आएंगे स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज पे। सो हमारा पहले समझना है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर दिखता कैसा है? ऐसा। ठीक है, प्लेन मिरर कैसा होता है? ऐसा दिखता है, लीनियर सा, और एक साइड पॉलिश्ड होता है। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा ना तो उसकी इमेज नहीं बनेगी। मतलब यहाँ तो पेंट है ना, पीछे कुछ भी रखो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं तो इमेज नहीं दिखेगी। ऑब्जेक्ट का इमेज दिखने के लिए, ऑब्जेक्ट इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए सामने, मिरर के सामने। वही चीज़ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में भी होती है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें, ये होता है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट से मैंने दिखाया ऑब्जेक्ट को, ये हमारा एम फॉर मिरर। इसके पीछे बनता है इसका इमेज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई हमारे घर में भी मिरर होता है, हम लोग ध्यान से देखें तो हम अगर मिरर में देखते हैं तो हमें लगता है कि पीछे, मिरर के पीछे हमारी एक इमेज बनी है, हमारे जैसे ही बिल्कुल साफ साफ दिखती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्चुअल में होता क्या है, अगर पीछे जाके देखें, सपोज यहाँ पे मैं एक मिरर लूँ तो मुझे लगेगा कि मैं हूँ, मेरे पीछे और मिरर के पीछे एक इमेज बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में घूम के पीछे अगर जाऊँगा तो मुझे दिखेगा कि अरे वहाँ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम लोग को सेंस आता है रियल और वर्चुअल का। अगर कोई चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगी, मतलब पीछे गया, एक्चुअल में कोई चीज़ मिल गई, ऑब्जेक्ट या इमेज मिल गया, तो वो रियल होगा, और नहीं मिला तो वर्चुअल होगा। ठीक है, इस पे और भी हम लोग बात करेंगे रियल और वर्चुअल पे, लेकिन अभी इतना समझना है कि मिरर इमेज अगर हमें वहाँ पे कुछ मिल रहा है तो रियल, कुछ नहीं मिल रहा है तो वर्चुअल। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे इमेज बनती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, अगर मैं इसे यू से डिनोट कर रहा हूं तो उतनी दूरी पे इमेज बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी, ये नोटेशंस हम लोग आगे भी यूज करते रहेंगे। तो यहां पे बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। समझ में आती बात। दूसरी बात भी है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर कुछ साइज है, इसका लेंथ ब्रेड्थ भी है, तो इमेज की भी वही साइज होगी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। जिस साइज का होगा उसी साइज का ऑब्जेक्ट भी होगा, उसी साइज का इमेज भी होगा। तीसरी प्रॉपर्टी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी मिरर के सामने ना अगर आप राइट हैंड अपना हाथ खड़ा करोगे, राइट हैंड, तो इमेज में दिखेगा कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया है। ठीक है, राइट हैंड तो इमेज में दिखेगा लेफ्ट हैंड, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, इसमें लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन भी बोल सकते हैं इसको समझने के लिए। चौथी प्रॉपर्टी इसकी समझे। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो पीछे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल, मतलब एक्चुअल में वहां पे कुछ होता नहीं है। सो वी विल गेट फॉर रियल ऑब्जेक्ट, मतलब एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट है तो ये बनाता है, फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल का वर्चुअल इमेज हमें मिलता है। एक और खास बात,
पांचवी प्रॉपर्टी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को और इमेज को एक लाइन से जोड़ूं तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर। तो ये भी लिख लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू मिरर। इस प्रॉपर्टी का यूज अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पे आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, जल्दी से नोट कर लेना। आगे हम लोग कुछ और इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप उनको करो, सब प्रैक्टिकल इसका फील आएगा कि ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर के भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम लोग को मिल सकते हैं। सो इसको हटा रहा हूं मैं और इस पर कुछ सवाल करते हैं। होपफुली आप में से सब लोग को घड़ी देखनी आती होगी, दीवार की घड़ी। ठीक है, तो जिसको भी आती है मैं घड़ी बना रहा हूँ, आप लोग टाइम देख के बताओ कितना हो रहा है इसमें। यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डॉट्स के थ्रू ये टाइम दिया बताया गया है। ठीक है, ये इसका सुई है, सुई में इसमें घड़ी की सुइयाँ होती है, एक छोटी वाली जो होती है उसे आर एंड बोलते हैं, मतलब घंटे का उसमें बताता है। ठीक है, ये छोटी सुई और ये हमारी बड़ी सुई। ठीक है, ये घंटे का बताता है और ये बताता है मिनट का। होपफुली आप लोगों को समय अब तक देख लिया होगा। तो इसमें कितना टाइम हो रहा है, 3:05। ठीक है, ये 3 पे थोड़ा सा आगे है और ये 5 पे है, मतलब 1 पे है तो मिनट में 5 होता है। सवाल ये नहीं था, घड़ी नहीं देखना था हमें, यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका जो घड़ी का रिफ्लेक्शन होगा वो उल्टा दिखाई देगा। लेटरल इन्वर्जन जो मैंने बताया, जो लेफ्ट की चीजें होंगी देंगी वो राइट। अगर इस घड़ी को आपको बना के देखना है और बताना है कि इसकी जो इमेज होगी, इमेज में कितना टाइम दिख रहा होगा, इमेज में क्या टाइम दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बताना है। आप लोग खुद से ड्रॉ करो, मैं भी कर रहा हूं, और चेक करो क्या आपने सही सोचा, क्या आपने सही टाइम निकाला। ठीक है, तो ये 3 है तो 3 का उल्टा होके 9 पे आएगा। तो 3 पे था तो 3 का ये R वाला आएगा 9 पे, और ये 1 पे है तो 1 का अपोजिट आएगा 11। तो ये वाली क्लॉक आएगी, ये वाली सुई आएगी 11 पे। ठीक है, टाइम अगर ध्यान से देखो तो आंसर आएगा 9:55। 9:55 गलत है ये। ठीक है, 9:55 नहीं आएगा। ध्यान से देखो, सुई तो 3:05 जब होते हैं ना तो आर वाली सुई 3 बजे से थोड़ा सा आगे होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आगे है, तो जब 9 पे जाएगी इसका रिफ्लेक्शन आएगा तो 9 से थोड़ा सा पहले होगा। और एक्चुअल में भी जब 9:55 होते हैं यानी 10 बजने वाले होते हैं, तो ये सुई लगभग 10 पे पहुंची होती है, लेकिन अभी ये 9 पे है और 9 से थोड़ी सी पहले है। तो ये जो टाइम होता है 9:55 नहीं होता है, बल्कि होता है 8:55। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। होपफुली आपने भी सही निकाला होगा मेरे साथ साथ। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, घड़ी पे ही बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं और इसको हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। जैसे अभी मैंने बहुत 5 पे रखा है, मान लो ये 27 या 23 पे रखें, उसको भी कर सकते हैं, देख के हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मुझे इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये नहीं था कि आपको घड़ी बनानी, इतना टाइम लेके एक छोटा सा सवाल करना है। यहाँ पे कुछ स्मार्ट चीज़ें होती हैं, स्मार्टली हमें सोचना होता है, देखना होता है। एक चीज़ किसी ने अगर ऑब्जर्व की होगी तो ध्यान से देखो, इस टाइम को और इस टाइम को ऐड करूँ मैं, कितना आ रहा है 12। दोनों को ऐड करके देखोगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे सोचना में ये है कि हमें कभी भी ये घड़ी बना के फिर रिफ्लेक्शन एक एक सुई को नहीं देखना होता है कि इमेज में कितना बनेगा। हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट का टाइम दे रखा है, इसको हम लोग 12 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 12 में से माइनस कर देंगे तो ये हमें सेम टाइम देगा 8:55, और ये हमें आंसर कैलकुलेट करना था। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है, ये एक तरीका है क्वेश्चन का सॉल्व करने का। अगर समझ में आ गया तो इस पर 1-2 और सवाल दे रहा हूँ, तुरंत से आप लोग मेरे साथ कर लेना। और इसके साथ ही एक और भी सवाल दूंगा जिसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको उसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन में, अगर जो भी सोच पाएगा उसका आंसर तुरंत बता सकता है। अगर कोई टाइम हो रहा है 5:37, ठीक है, ऑब्जेक्ट में टाइम हो रहा है तो इमेज में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 12 में से इसको माइनस करना है तो ये आएगा 6:23। डन, बहुत आसान है। फिर इसके अलावा एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे टाइम है कुछ 12:05
15 मिनट, ठीक है, 12:15। तो इसका इमेज में कितना होगा, और ये वही सवाल है जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ है, शायद आप इसको 12 से माइनस करोगे तो माइनस करने पे कुछ नहीं मिलेगा, तो वही सोचना है आपको। हिंट दे दूँ आपको, तो हिंट में इतना है कि AM PM का नाम सुन रखा है आपने, ठीक है, आफ्टर मेरिडियम प्राइम मेरिडियम, और यहाँ पे हमें पता है कि 12 घंटे 24 घंटे, ठीक है, तो इतनी चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसका आंसर आप लोग शायद मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता देना, ठीक। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ लाइट की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी प्लेन मिरर की और भी कुछ स्पेशल चीज़ें हमें पढ़ना है। अगर मिरर मूव करने लगे या हम लोग मूव करने लगे तो इमेज के साथ क्या इफेक्ट आता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है अपना मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये चीज़ हमें पढ़नी है। टोटल 4 केस है, कुछ बहुत आसान से, एक केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत मज़ेदार है। 4 केस है, वो दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे कोई मिरर है, प्लेन मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका कोई इमेज बनेगा यहाँ पीछे, जितना ऑब्जेक्ट की दूरी उतना इमेज की दूरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट को चला दूँ, यू स्पीड से चला दिया मैंने, ठीक। आपको सोचना है, सोच के बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर चलेगा तो क्या इमेज जो है वो भी चलेगा क्या, या रुका रहेगा। अगर चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा और किस स्पीड से चलेगा, ये सोच के आपको बताना है, ठीक है। आंसर थोड़ा सा विजुलाइज कर देते हैं, तुरंत मिल जाएगा आंसर। ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट जा रहा है, पीछे क्या है, इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट जा रहा है तो पीछे से इमेज भी तो साथ आएगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज को भी आना पड़ेगा इधर, जिस स्पीड से ये आएगा उसी स्पीड से ये आएगा, क्योंकि इनको ये कंडीशन है, ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर रखनी। ये पास जाएगा तो इसे भी पास आना पड़ेगा, जिस स्पीड से ये उसी स्पीड से ये बात समझ में आई। स्पीड दोनों की सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, राइट, देन इट हैव टू ट्रेवल लेफ्ट, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट चल रहा था, इसको मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है यू स्पीड से, तो यहाँ पे इमेज है, इसके बारे में बताना ये क्या करेगा। ये भी समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जिधर जाता है उधर, ऑब्जेक्ट जहाँ जाता है वहीं इमेज भी जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इमेज भी ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही बात, सेम स्पीड से जाएगा। ये बिल्कुल आसान से केसेज है, समझ में आते हैं। और केसेस भी हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं चलाऊंगा इस बार, मैं मिरर को चलाऊंगा। ये रहा मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट, पीछे रहा इसका इमेज। मिरर को मैं यू स्पीड से चला दिया, ठीक है। सोच के बताना है कि क्या इमेज चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से चलेगा, ये आंसर देना है हम लोग को, ठीक है। सही आंसर है इसका कि हाँ, इमेज चलेगा और उस स्पीड से चलेगा जितनी मिरर की है, उससे डबल स्पीड से चलेगा। कैसे, ये सोचना है और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसका आंसर। अगर ये यू से चलेगा तो ये 2u से चलेगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है। कैसे चलेगा, इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप जहाँ भी हो, आपको विजुलाइज करके इस चीज़ को सोचना है। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, सामने मेरे एक वॉल है और वॉल पे लगा हुआ एक मिरर, ठीक है। मेरे सामने वॉल है, वॉल पे लगा हुआ मिरर, पीछे क्या बन रहा है, मेरा इमेज। सपोज करो मेरे और वॉल के बीच में दूरी है 10 मीटर, कितनी, 10 मीटर। तो वॉल और इमेज के बीच में दूरी कितनी हुई, 10 मीटर। मेरे और इमेज के बीच में दूरी कितनी हुई, 10 + 10 20, ठीक है। अब क्या हुआ कि वॉल यानी मिरर को मूव करना है। सपोज कर लेते हैं कि मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, 1 सेकेंड के लिए मैं देखूंगा। तो अभी क्या होगा, 1 सेकेंड बाद, पहले मेरे और वॉल के बीच में दूरी थी 10, लेकिन 1 सेकेंड बाद 2 कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 8। मेरे और वॉल के बीच में दूरी 8, वॉल और इमेज के बीच की दूरी 8, मेरे और इमेज के बीच की दूरी 8 + 8 16, ठीक है। हुआ क्या, अब ध्यान से देखते हैं। मिरर ने कितना चला, 2, 1 सेकेंड के अंदर कितना चला, 2 मीटर। अब देखते हैं अब इमेज ने कितना चला। मेरे और इमेज के बीच की दूरी पहले थी 20, अब कितनी है, 16, चेंज कितना है, 4 का। वॉल ने कितना चला, 2, मैंने कितना चला, 0, मैं वहीं खड़ा हूं। तो चला किसने, इमेज ने, और कितना चला, 4,
2 की जगह 4 चल रहा है, मतलब अगर ये u से चला तो ये 2u से चला, इसने 2 चला तो इसने 4 चला। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका प्रूफ भी आता है, हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट एज सच हमारे बोर्ड एग्जाम में और कहीं भी इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्रूफ के लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि क्या करना होगा। हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें मान लेना है कि x दूरी ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, और फिर इसका हमें मान लेना है कि ये y दूरी शिफ्ट हो गया। हमें कंडीशन सिर्फ ये यूज करने की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, पहले भी और बाद में भी। 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर आंसर आएगा कि x की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी y। यहाँ पे अगर ये x चलेगा तो ये 2x चलेगा, ये रिजल्ट आता है हमारा। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया। चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जल्दी से। मिरर को फिर से चलाऊंगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा। ऑब्जेक्ट मिरर को मैं u स्पीड से ऊपर भेजूंगा। ठीक है, ये रहा इमेज। क्या करेगा सोचना है, इमेज क्या करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा ये सोचना है। विजुअलाइज करते हैं ना, ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट। मिरर को भेजो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जहां पे है, इमेज पीछे है। तो अगर किसी ने ऐसा सोच लिया कि शायद इमेज ऊपर जाए ऐसे, तो ये गलत सोच रहा है। गलत क्यों सोच रहा है, ऐसा देखो, अगर कभी ऐसा हुआ तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ूंगा तो ये 90 डिग्री से नहीं रहेगा, 90 डिग्री से चेंज हो जाएगा। मतलब अपनी बात जो चौथा रिजल्ट था प्लेन मिरर का, वो बात खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा, तो इमेज को भी मूव नहीं करना है। जिस पॉइंट पे इमेज है उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और जिस पॉइंट पे इमेज है, दोनों को अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है। मिरर को मूव करना है परपेंडिकुलर, तो मूव करता है, ऐसा कुछ होने वाला है। ये मिरर जब तक ऑब्जेक्ट है, पीछे इमेज है, मिरर है, मिरर सामने है तो इमेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन इमेज मूव नहीं करेगी। अगर मिरर ऊपर चला गया तो इमेज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब तक सामने रहेगा इमेज दिखाई देगी, मिरर ऊपर चला गया तो इमेज भी खत्म हो जाएगी। ये बात समझ में आई। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बहुत जल्दी से देख लो इस पे। क्वेश्चंस अगर एक कोई मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पीछे रहा इसका इमेज, मिरर को दे दिया कि इसको स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट को दे दिया मिरर को स्पीड दे दिया इसको मान लो 3 मीटर पर सेकेंड दे दिया। पूछा कि इमेज चलेगा कि नहीं, और चलेगा तो किस स्पीड से चलेगा, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हमें दोनों को अलग अलग करके देखना है, पहले ऑब्जेक्ट की वजह से, फिर इमेज की वजह से। टोटल 4 केस हैं जो पीछे मैंने बताया, उन्हीं को यूज करना है। ऑब्जेक्ट अगर 2 से चलेगा तो इमेज को भी 2 से चलना पड़ेगा, बिल्कुल सही, इसका काम खत्म। मिरर को देखें, मिरर अगर 3 से जाएगा, u से जाएगा तो ये 2u से जाएगा, सेम डायरेक्शन, तो 3 से जाएगा तो ये 6 से जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा मुझे कि इमेज 4 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट्स इट, और ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में और भी वेरिएशन किया जा सकता है। यहाँ पे चाहे तो ये किसी एंगल पे इसको स्पीड दे दे। ठीक है, यहाँ पे मान लो 45 डिग्री कर दिया, या कोई भी 37, 30, 60 अपने मन से एंगल ले सकता है। ये बोले कि ऑब्जेक्ट इस एंगल पे कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा। फिजिक्स में जब भी कभी एंगल दिखता है तो हम लोग कॉम्पोनेंट लेते हैं। कॉम्पोनेंट लेने का तरीका ये होता है कि एंगल के तरफ लेते हैं कॉस, और एंगल के परपेंडिकुलर लेते हैं साइन। तो ये आएगा 5 cos 45 और इधर आएगा 5 sin 45। ठीक है, और फिर हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल का दोनों का 4 केस जो पिछले हैं उनके हिसाब से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम ऐसी होती है। एक सवाल मैं दे रहा हूं, चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता दें इसका आंसर, और आंसर होपफुली इसका बहुत इजी आने वाला है। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, आई फॉर्म, जे फॉर्म, आई और जे फॉर्म में। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कुछ दे रखा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 3i + 4j। अब आई जे का क्या रोल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जेड होगी। तो हमें पता है वेक्टर में एक्स के अलॉन्ग में हम लोग आई लेते हैं और वाई के अलॉन्ग जे लेते हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है स्पीड ऑफ मिरर, ये हमारा मिरर की स्पीड है कुछ -2i एंड +2j। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट का और मिरर का स्पीड दे रखा है। हमें पूछा गया है कि इमेज जो होगा
उसका स्पीड कितना होगा। टोटल 4 केस है और इस क्वेश्चन में चारों केस का यूज किया गया है। आपको बारी बारी से एक बार ऑब्जेक्ट की वजह से इफेक्ट देखना है और एक बार मिरर की वजह से इफेक्ट देखना है और फिर हमें आंसर बताना है। ठीक है, होपफुली आप ये क्वेश्चन कर पाओगे और प्लीज सॉल्व करने के बाद कमेंट में इसका आंसर लिख देना, आप सब लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात होगी ऑब्जेक्ट और इमेज अगर मूव कर रहे हैं तो इसके अलावा भी मिरर की, प्लेन मिरर की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि प्लेन मिरर का रोटेशन, अगर प्लेन मिरर को रोटेट किया जाए तो उसके इफेक्ट पढ़ना हम लोग को। प्लेन मिरर का डेविएशन कैलकुलेट करना, वो पढ़ना हमें। इसके अलावा नंबर ऑफ इमेज, एक कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ इमेज, मतलब 2 मिरर हो, 3 मिरर हो तो उनमें कितने इमेज फॉर्म हो सकते हैं, वो चीज़ पढ़नी है। और उसके अलावा हम लोग को पढ़ना है कुछ स्पेशल केसेस, जैसे एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मैन है जिसकी हाइट h है और मिरर उसको यूज करना है, तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी हो कि वो मैन अपना पूरा इमेज देख सके। वैसे आंसर आप लोगों को पता होगा कि आंसर आता है h/2। मैं इसको भी आगे की क्लास में बताऊंगा। ये जो भी टॉपिक अभी मैंने बताया इनको मैं आगे की क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया। कुछ भी आपको आज के लेक्चर से प्रॉब्लम रही हो, कोई ऐसी चीज जो मैंने बहुत जल्दी में बता दी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, प्लीज आप कमेंट में मुझे बता देना। इसके अलावा भी कोई ऐसा इश्यू हो, जैसे मेरी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है या फिर जो मैं लिख रहा हूँ उसका फॉन्ट साइज में चेंज चाहिए, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट कर देना। बाकी आपका फीडबैक मैं जरूर पढ़ूंगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।